Hello and welcome to SOL Reporter, one stop solution for SOL students। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंसेस यानी ईवीएस का जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि अगर ड्यू की बात करें तो ड्यू में जो 3 ब्रांचेस हैं, चाहे वो SOL के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हों या फिर चाहे वो NC वेब के स्टूडेंट्स हों, उन सभी के फर्स्ट ईयर में जितने भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज हैं उन सभी को पढ़ना है। चाहे आप किसी भी कोर्सेज में हो, आपको ये सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स के अंतर्गत। ठीक है। अब एसओएल के अंदर बात करें तो इस एसओएल के अंदर जो 5 आपके कोर्सेज हैं, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स इंग्लिश, इन सभी पाँचों कोर्सेज के अंदर फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स के अंतर्गत। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। अगर आपने ईवीएस फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़नी होगी कम्युनिकेशन, और अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस लिया तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन पढ़नी होगी। ठीक है। तो आपको फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में ईवीएस पढ़नी होगी, और उसके लिए जो ये कंप्लीट कोर्स है वो डिज़ाइन करा है हमने, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस जो है वेरियस वीडियोज़ के माध्यम से डिटेल में आपको कवर करवाया जाएगा ईवीएस के सब्जेक्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो इसको लाइक करें आप, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि क्या और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी इस तरह के सीरीज़ जो है हमें बनानी चाहिए या नहीं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, काफ़ी व्यूज़ या फिर लाइक्स इस पर आते हैं, तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग कोर्सेज़ के उसके ऊपर भी इस तरह की वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो कंप्लीट सिलेबस है वो डिटेल में कवर करा जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके सिलेबस को। तो डिटेल सिलेबस मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट यूनिट है हमको उसके अंदर क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो पढ़ना है आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति। इसके अंदर इसके अलावा हमें पढ़ना है कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर आपका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अलावा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। इस पूरे यूनिट को हम 3 वीडियोज़ के माध्यम से कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन है वो हम कवर करेंगे इसके साथ साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और जो थर्ड वीडियो होगा उसके अंदर स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा जो एनवायरमेंटलिज्म का छोटा सा टॉपिक है, इस तीनों टॉपिक को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो 3 वीडियोज़ के अंदर ये पूरा डिटेल में आपका ये फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा। टोटल आपको 7 यूनिट्स कवर करनी है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो इसको पढ़ने के पहले हम पहले समझते हैं कि कोर्स जो है ऐसा क्या कारण है कि ये कोर्स ईवीएस का सारे सब्जेक्ट्स में सारे कोर्सेज के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 21st सेंचुरी के आसपास आते आते वर्ल्ड के अंदर एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्लियर होगी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो भविष्य में हमें आने वाली है, क्योंकि हम जो अपने पर्यावरण यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके प्रति लोग जो है अवेयर नहीं हैं, और वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं एनवायरनमेंट का नुकसान करके। तो इस सब्जेक्ट के माध्यम से जो हमारे देश का यूथ है या जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उसको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो जिस जगह पे हम रहते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उसके प्रति लोगों को एक तरह से जागरूक करने के लिए, स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए ये कोर्स जो है सभी सब्जेक्ट्स के अंदर या सभी कोर्सेज के अंदर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कोर्स ऑन एनवायरनमेंट इज़ अनलाइक एनी अदर कोर्स। ये कोर्स जो एनवायरनमेंट का, ये अलग कोर्सेज की तरह नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट। इसके अंदर सिर्फ एनवायरनमेंट के बेसिक कुछ फैक्ट्स या फिर कुछ थ्योरीज जो आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी। इट इज़ अबाउट द वे वी ऑल शुड लिव। ये उसके रिगार्डिंग है कि किस तरह से हम सभी को रहना चाहिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट दैट विल लीड टू कंसर्न फॉर योर एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका अपना एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह से ये कंसर्न लीड कर सकता है। अगर आपने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं समझी, इसको एनवायरनमेंट को नहीं समझा, उसके रिगार्डिंग है व्हेन यू डेवलप दिस कंसर्न, जब आपको ये कंसर्न आना शुरू हो जाए कि ये जो हम एक्ट कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, उसके ज़रिए हम किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स एंड द सिलेबस इज़ अ फ्रेमवर्क ऑन विच वी मस्ट रिलीजन आवर लाइफ, यानी कि ये जो है
इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस का फ्रेमवर्क है वो डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से ही, जो है आपका इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन का परिचय। ये पूरा कोर्स जो है बाइलैंग्वेज होगा, यानी कि इंग्लिश में भी होगा, इसके अलावा हिंदी में भी होगा। लेकिन कुछ जगह पे इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि सिर्फ मैंने इंग्लिश में मेंशन की हो, या कुछ जगह पे इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ हिंदी में मेंशन की हो, तो उस वहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इतना तो मुझे लगता है समझ में आता ही होगा, थोड़े वर्ड्स जो आप हिंदी इंग्लिश में मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट है क्या। तो अगर आपने छोटी क्लास का याद हो तो आपको समझाया जाता है कि पर्यावरण का मतलब है परि प्लस आवरण। अब ये परि प्लस आवरण का मतलब क्या है? परि प्लस आवरण का मतलब है कि हमारे आसपास जो भी हमारा वातावरण है, या जो जो पृथ्वी के ऊपर जो जीवन चक्र है उसको संभव बना रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है? एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट जो है ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब फ्रेंच भाषा के अंदर एनवायरनमेंट जो है एक शब्द से निकला जिसको बोलते हैं एनवायरनर। अब इस शब्द से जो है एनवायरनमेंट निकला है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घिरा हुआ या फिर घेरना। ठीक है, यानी कि अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो पृथ्वी के आसपास जो जीवन चक्र को संभव बनाने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं? उन सारे एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें जो कि 1986 में अप्लाई हुआ था, तो उसके अनुसार पर्यावरण जो है कोई भी जीव है उसके चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके अंतर क्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली पर्यावरण का मतलब ये है जो हमारे चारों ओर का आवरण है, जिसके अंदर उसकी भौतिक दशाएं भी हैं, इसके अलावा जो उसकी संकल्पना है, जिसके अंदर हमारे साधारण शब्द के अंदर कह सकते हैं जो भी हमारा जीवन काल है उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, वो सारा एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अब इसके अंदर भौतिक पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, या फिर जो भौतिक पदार्थ जैविक पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, और अजैविक पदार्थ जो हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे कि झरना, पहाड़, पानी, मिट्टी। ये सब क्या है? अजैविक पदार्थ है जिसमें जीवन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में आएंगी। इसके अलावा जो मैन मेड थिंग्स हैं, जैसे मकान, ब्रिज हो गया, कोई मॉल हो गया, वो सारी चीज़ें भी एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एनवायरनमेंट का मतलब है जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ही आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैन मेड चीज़ें हैं वो सभी भी एनवायरनमेंट के अंदर कवर होती हैं। इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है कि जो ये शब्द है ये आया फ्रेंच भाषा से, और इसका मतलब होता है एन सर्कल और सराउंड। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं द सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल कंडीशन दैट सराउंड्स, अफेक्ट, इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स। यानी कि जो पीपल है, एनिमल और प्लांट्स है, उसके ऊपर जो सोशल, कल्चरल और फिजिकल कंडीशंस हैं, और जो हमें अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारे ग्रोथ के प्रति, वो सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर डेफिनेशन में आपको लंबा लिखना पड़े, तो उस समय आपको क्या करना है? कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने जो अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड, वो वहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। जैसे एक ये डेफिनेशन है बोरिंग के रिगार्डिंग, बोरिंग एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उनकी डेफिनेशन है। इसके अलावा जो डॉगल्स हैं या फिर हॉलैंड है, उनकी डेफिनेशंस भी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो इनको आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। जैसे बोरिंग की जो डेफिनेशन है, अ पर्सन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सम टोटल ऑफ स्टिमुलेशन विच ही रिसीव फ्रॉम हिज कंसेप्शन अंटिल हिज डेथ। यानी कि उसकी डेथ तक जो भी चीज़ें उसके कांटेक्ट में आती है, जो भी आसपास उसके सराउंड में रहती हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? उसके लिए एनवायरनमेंट है। तो इस तरह की जो डेफिनेशन है इनको आप कोट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन जो है वो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा लंबा आपके लिए पूछा जाता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधा ये नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की भौशास्त्रीय प्रकृति के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है? मेनली ये माना जाता है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो एक तरह से ब्रांच है सिर्फ साइंस की, यानी कि विज्ञान की एक ब्रांच है एनवायरमेंट साइंस, और उसके लिए इसको सीमित कर दिया जाता है। लेकिन असलियत ये है कि पर्यावरण अध्ययन जो आपको हर ब्रांच में, या कह सकते हैं हर डिसिप्लिन के अंदर एक आपको ब्रांच इसकी मिल जाएगी। जैसे जीव विज्ञान के अंदर आपको कि जो अलग अलग एनिमल्स है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, उसमें आपको पढ़ना होगा। वनस्पति विज्ञान में
यानी कि वनस्पति शास्त्र में जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर आपको एक सब ब्रांच मिलेगी एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो कंसेप्शन बना हुआ है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो एक विज्ञान के यानी कि साइंस की एक ब्रांच है, वो ठीक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन क्या है, अलग अलग साइंस है, अलग अलग ब्रांचेस में आपको मिलेगा, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भूविज्ञान, इन सभी के अंदर आपको पर्यावरण अध्ययन की जो ब्रांचेस है वो मिलेंगी। इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर दिया है। जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, सोशोलॉजी के अंदर भी, लॉ के अंदर, एजुकेशन मैनेजमेंट, इन सभी के अंदर आपको एनवायरनमेंट की एक ब्रांच जो है मिलती है। अब उसी के रिलेटेड यहाँ पे मैंने वेरियस टर्म्स जो है मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर वेरियस जो ब्रांचेज जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंसेस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ये सभी इसमें मेंशन की गई है। इसके अलावा जो साइंस के अंदर जो फिजिकल फिनोमेना है उसको हम स्टडी करने के लिए मेनली हम एनवायरमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसको आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है ये कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और इसके अंदर जो एनवायरनमेंट की जो वेरियस एनवायरमेंटल फिनोमेनाज है उसको समझने के लिए इसके अंदर हम बायोलॉजी या फिर जियोलॉजी, पॉलिटिक्स, पॉलिटी साइंस, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाने का एक मकसद ये भी है कि वो डेवलप कर सकें ब्रेथ ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी एंड मैथोलॉजिकल नॉलेज इन द एनवायरमेंटल फील्ड। इसका अर्थ ये है कि ईवीएस के अंदर, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर जो स्टूडेंट है हो सकता है अपनी जो नॉलेज है वो इस तरह से डेवलप करे कि वो अपनी जो मेथडोलॉजी है उसकी नॉलेज के बदौलत जो एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने में एक भूमिका निभा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है। पिछले कुछ समय से इसका विज्ञान के विषय के रूप में उभार हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। इसके अंदर क्या हम जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र, वेरियस जो पर्यावरण के विभिन्न अंग है उसको हम पढ़ते हैं। इसके अंदर ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जिसका प्रभाव जो है सीधे हमारे जीवन पे पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वायु प्रदूषण का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण के अंदर एयर में ऐसे कौन कौन से केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, कौन कौन से पार्टिकल मिक्स हो जाता है जिसके कारण वो प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो उसकी स्टडी करने के लिए हम रसायन विज्ञान का यूज़ करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो गए हैं। इसके अलावा जो रासायनिक अभियांत्रिकी है, अभियांत्रिकी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग है, उसका विषय भी है कि कौन कौन से केमिकल्स एनवायरनमेंट के अंदर या एयर के अंदर मिक्स हो रहे हैं जिसके अंदर, जिसकी वजह से जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है। इसके अलावा मानव तथा अन्य जीवों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव पड़ने के लिए हम क्या है, ये जीव विज्ञान का सब्जेक्ट हो गया एक तरह से। इसके अलावा पदार्थों का वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन जो रासायनिक विज्ञान का एक तरह सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा भौतिकी के अंतर्गत भी इसको हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण है उसका मौसम के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, तो मौसम विज्ञान का भी एक सब्जेक्ट हो गया। इसी के साथ मौसम का सब्जेक्ट हुआ तो भूगोल का सब्जेक्ट भी हो गया। इसके अलावा ऊष्मा गतिकी का सब्जेक्ट हो गया, ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स, इसका सब्जेक्ट हो गया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अलग अलग यंत्रों की खोज की जाती है कि कौन कौन से, जैसे एयर प्योरीफायर हो गए, तो ये सभी क्या है एक इंजीनियरिंग के ब्रांच में आ गए। इसके अलावा वायु प्रदूषण आर्थिक तथा सामाजिक दुष्प्रभाव भी उसके साथ साथ आते हैं, तो अर्थशास्त्र का विषय भी हो गया और समाजशास्त्र का विषय भी हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर इसकी एक सब ब्रांच है कि जैसे एक वायु प्रदूषण टॉपिक है तो वो क्या है सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो क्या एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण का किस तरह से संबंध है इसमें, क्योंकि जो आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संतुलन है वो क्या है एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, वो दोनों क्या एक दूसरे के विरोधाभासी है। अगर पर्यावरण संतुलन नहीं हुआ तो आर्थिक विकास जो है वो किसी काम का नहीं है। इसके अलावा पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि जैसे जैसे प्रदूषित गतिविधियां जो है बढ़ती है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जो प्रदूषण है उसके दुष्प्रभाव जो है जीवधारियों पे उसके साथ साथ बढ़ते जाते हैं और जो गंभीर बीमारियां हैं वो धीरे धीरे पनपती हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने निकाली है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार क्या है कि पूरी दुनिया में 7 मिलियन लोग प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनमें से
और उनमें से सिर्फ 12 लाख मैक्सिमम लोग जो है 1.2 बिलियन यानी 12 लाख लोग जो है सिर्फ भारत में होती हैं। और ये सारी मौतें किसकी वजह से हो रही है? वायु प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है या जो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा पर्यावरण तथा रसायन विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान का मतलब क्या है? पर्यावरण और रासायनिक प्रदूषणों के बीच में अभिक्रिया करने के कारण जो पर्यावरण रासायनिक शास्त्र है वो भी क्या एक चुनौती, एक सामने इसको प्रदूषकों को जो धारणीय सीमा है उसका निर्धारण करने के लिए उसके सामने एक चुनौती है कि जो रासायनिक विज्ञान के अंदर ये जो अलग अलग रसायन पर्यावरण में है उसको किस तरह से हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्मॉल केस स्टडी लेते हैं कि एक डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, चाहे मान लीजिए एक डैम बन रहा है या माइनिंग प्रोजेक्ट या कोई हाईवे बन रहा है। इज अ प्रपोज विद अ गिवन रीजन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब जो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले हम क्या करते हैं? EIA करते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम ये असेस्ट करेंगे कि जो ये प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं ये जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग डिसिप्लिन के लोग जो हैं उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी अगर कोई एक एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट भी हम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर लाइफ साइंसेस की बात करें तो टू असेस द बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एंड द एंडेमिज्म ऑफ the given region and possible reversible and irreversible changes in the biological diversity of the region by the अर्थोपोडेमिक एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी हम डैम ये बनाने वाले हैं उससे जो उसकी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की उस रीजन की उसके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा उसको भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। कि ऐसा तो नहीं कि हम ये प्रोजेक्ट बनाएं जिसके कारण वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो उसका बैलेंस जो है वहाँ पे ख़राब हो जाए। इसके अलावा जो अर्थ साइंसेस है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके अंदर जियोलॉजी, ज्योग्राफी और जियो केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ पे टेरेन है, जैसे कि वहाँ पे मिट्टी कैसी है, वहाँ का एरिया कैसा है, ठीक है, वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, भूकंप तो नहीं आता वहाँ पे, वो सारी चीज़ें भी स्टडी करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे भूकंप जो है बहुत ज़्यादा आता है, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे हम डैम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आया और डैम अगर टूट गया तो बहुत बड़े एरिया में वो तबाही मचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है हमें स्टडी करनी पड़ेंगी। तो आप देख रहे हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें अलग अलग ब्रांचेस के लोगों की जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ ये EVS के अंदर पार्ट नहीं है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर ये पार्ट है। अगर केमिकल साइंसेस के बारे में बात करें तो जो भी यहाँ पे केमिकल प्रोसेस होंगे डिफरेंट यहाँ पे मैट्रिक्स यूज़ की जाएंगे। पॉल्यूटेंट क्या है एयर के अंदर, वाटर के अंदर क्या पॉल्यूटेंट्स हैं, या जो हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे एयर पोल्यूशन तो नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन तो नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पता करेंगे। इसके अलावा जो एंथ्रोपोलॉजी है या फिर हिस्ट्री या फिर आर्कोलॉजी है उसके रिगार्डिंग भी इसके अंदर असेसमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि वहाँ पे जो कोई मॉन्यूमेंट्स हैं तो वो उस मॉन्यूमेंट की क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है इस डैम को बनाने के चक्कर में हम कोई ऐसा मॉन्यूमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम तोड़ दें। इसके अलावा जो आसपास में ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको किस तरह से हम रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको हटाना तो नहीं पड़ेगा, या उनकी जो लाइफस्टाइल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशंस है, जो प्रैक्टिसेस हैं रीजन के अंदर, वो सारी चीज़ें क्या है, तो ये क्या है आर्कियोलॉजी वगैरह के अंदर या हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा सोशल साइंसेज, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब सीधा सीधा ये कि जो वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेचर है या फिर वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, जो पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है उसके आसपास क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं और उनसे उनकी लाइफस्टाइल पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा तो नहीं उनको वहाँ पे अपना जो एरिया वो छोड़ के वहाँ से जाना पड़ सकता है, तो सारी चीज़ इसके अंदर कवर होती है। इसके अलावा लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट भी है कि उसकी जो जिस लैंड पे वो बन रहा है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, उसकी एक्विजिशन, रिलोकेशन और रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो ज़मीन है जिससे हम खरीद रहे हैं उसके रिगार्डिंग या उनको जहाँ पे हम भेज रहे हैं रिलोकेशन से रिगार्डिंग, और जहाँ पे उनका हम दोबारा उनको हम बसाएंगे यानी रिहेबिलिटेशन, वो सारी क्या है लीगल एस्पेक्ट के अंदर आता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या हाइट रहेगी ब्रिज की या फिर जो डैम बन रहा है उसकी हाइट क्या है, डेप्थ क्या रहेगी, क्या वहाँ पे मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से मटेरियल जो वहाँ पे यूज़ करने ठीक रहेंगे, वो सारे क्या है एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ पे की जाएगी और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो यूनिट 1 है उसका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है आपका एनवायरमेंटल साइंस का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप
लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की इस तरह से डिटेल में आपको सीरीज चाहिए तो उसका सब्जेक्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी लिख के बताएं, अच्छा लगा है तो वो भी बताएं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।